सिविल सेवा की आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। और आप सभी आप अपने लक्ष्य के प्रति तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज फिलहाल हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर रहे हैं अपने उस चिर परिचित नए कार्यक्रम से, जिसका नाम है 100 दिन आपके, और जिसमें हम देखेंगे दैनिक करंट अफेयर्स, प्रतिदिन की करंट अफेयर्स में दैनिक जागरण और कई अन्य समाचार पत्रों की आज की सबसे महत्वपूर्ण न्यूज पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चर्चा आपके प्रीलिम्स और मेंस के साथ साथ आपके इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस समय 3 महत्वपूर्ण इंटरव्यू चल रहे हैं। यूपीएससी का महत्वपूर्ण इंटरव्यू चल रहा है, साथ ही साथ यूपीएससी के इंटरव्यू के साथ साथ यूपीएससी में ईपीएफओ का इंटरव्यू शुरू होने वाला है, और ईपीएफओ के इंटरव्यू के लिए भी डेट जल्दी घोषित होने वाली है। साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस का भी इंटरव्यू शुरू होने वाला है। तो इन सभी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें आप दैनिक स्तर पर आप डेली के न्यूज़पेपर के एनालिसिस को आप प्राप्त करेंगे और मुद्दों को आप देखेंगे। साथ ही साथ आपके आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए यूपीएससी, यूपी पीसीएस 2024 और समीक्षा अधिकारी 2024 में होने वाली 2023 की समीक्षा अधिकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वो तो आपका टारगेट है। टारगेट क्या है आपका? 100 दिन, अगले 100 दिन आपके टारगेट हैं, और उसी 100 दिन के तहत हम अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। सभी महत्वपूर्ण जो अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उस पर चर्चा करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए है और मुद्दों को भी लेकर के चल रहे हैं। तो आज की जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज आपको बता दें, आज तो सीएए लागू कर दिया गया है। सीएए पर चर्चा करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार 2024 दे दिए गए हैं, ऑस्कर पुरस्कार पर चर्चा करेंगे। और अग्नि 5 दिव्यास्त्र, एक होता है ब्रह्मास्त्र, एक होता है दिव्यास्त्र। अग्नि 5 को दिव्यास्त्र के रूप में उसका परीक्षण किया गया है। एक ऐसे टारगेट के रूप में, ऐसे स्वदेशी तकनीक से उसे प्रशिक्षित किया गया है जो विश्व में भारत 5वां देश होगा जो ऐसी तकनीक से युक्त हुआ है, अपने मिसाइल प्रोग्राम को अत्याधुनिक बनाया है। उस पर चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ मेंस के लिए भी, साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के लिए भी रामबाण है। तो इंटरव्यू वाले भी इस क्लास को पूरी तरीके से उसी तरीके से एनालिटिक फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को लेकर के हम लोग इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं। और मित्रों आपको बता दें कि मेरी यूपी स्पेशल की क्लास शुरू हो रही है। यूपी स्पेशल की क्लास के साथ आप हमारे ऐप के साथ जो क्लास शुरू होने जा रही है, उसमें आप यूपी स्पेशल क्लास, साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी और यूपी पीसीएस की आपकी 2024 को टारगेट लेकर के जो क्लास शुरू हो रही है, आप उसके साथ भी क्लास जुड़ करके और तत्काल आप उसमें अपने लक्ष्य को केंद्रित करके अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले आज के समाचार पत्र के आधार पर शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है सीएए, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है सीएए, बहुत चर्चा में रहा है, वैसे आप सबको ही जानते हैं। और उसी के आधार पर हम लोग देखते हैं। हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। 3 मुस्लिम देश, 3 पड़ोसी इस्लामिक कंट्री हमारे हैं जो भारत भूमि के भाग रहे हैं, जिसमें आपका पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, ये दोनों पूर्व में भारत के ही भाग थे, और अफगानिस्तान जो भारत का सबसे विश्वस्त और मित्र देश रहा है, यद्यप भारत की सीमाएं वहीं से जुड़ी रहा करती थी, ठीक है। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं, और ये तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। इस्लामिक राष्ट्र का मतलब है कि यहाँ की जो मुख्य आबादी है वो इस्लाम अनुयायी है, मुस्लिम अनुयायी है, और शेष लोग जो वहाँ पर अन्य धर्म के लोग जो वहाँ निवास करते हैं वो वहाँ पर क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं। तो ये सीएए पूरी तरीके से भारत में रहने वाले मुस्लिमों को संरक्षण प्रदान करता है, उनके साथ कोई इनका नहीं है, जैसे कुछ गलतफहमियां पहले थी, तो उसके लिए कोई इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये केवल और केवल इन 3 देशों में रहने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लाया गया है। इसलिए दिमाग से तो बिल्कुल निकाल दीजिए, सीएए मतलब कोई विरोध नहीं, कोई अंतर विरोध नहीं। सीएए पूरी तरीके से एक राष्ट्रीय कानून है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली बात तो आप ये है, ये 3 देशों के लिए है, ये 3 इस्लामिक राष्ट्र के लिए है, जो आपके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। पहला प्रश्न तो आपका यहां से बन गया। 6 गैर इस्लामिक धर्म के अनुयायियों के लिए है, जो इन 3 देशों में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें आपका है हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक है। हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, ठीक है।
तो ये जो आपके उन देशों में रह रहे हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? इन्हें उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, फलस्वरूप वे भाग करके अपने मौलिक देश भारत में आना चाहते हैं। अब ऐसे लोग जो आपके 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं और भारत में गैर नागरिक के रूप में रह रहे हैं, उन लोगों को भारत सरकार उनके सभी दस्तावेजों के आधार पर उन्हें वैध नागरिकता प्रदान करेगी और वे सब भारत के नागरिक बन जाएंगे। यही है इस कानून का सार है, जिसके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया था। ये अधिनियम 1955 के मूल नागरिकता संशोधन के संशोधित स्वरूप में लाया गया है। ये है, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई विवाद नहीं है। आप देखिए, हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने का कानून लागू कर दिया गया। संसद से पास होने के 4 वर्ष बाद ये अधिसूचित किया गया है। तो ये है मुख्य न्यूज रही, सभी समाचार पत्रों की मुख्य न्यूज यही रही है, ठीक है। अब देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता तय हो गया है। उन्हें नागरिकता देने के लिए 4 साल पहले लाए गए CAA 2019 को केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचित कर दिया। तो एक प्रश्न आपका यहां पर बन जाएगा, कब अधिसूचित कब किया गया, लाया कब गया था 2019 में, अधिसूचित कब किया गया 2024 में किया गया। यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। अब इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 समुदाय के लोग हैं और इनके शरणार्थी जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है, इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले CAA को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है, ठीक। तो ये रहा है प्रावधान। अब CAA को अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ राज्यों की ओर से सहयोग मिलने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कराया गया है। लोग कहीं पर भी रहें, किसी भी प्रकार से रहें, तो यहाँ पर अपनी नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकते हैं किसी भी राज्य में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, कहीं पर भी रह रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, सीधे ऑनलाइन करेंगे। गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी है। गृह मंत्रालय द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया, उसी पोर्टल पर ये सभी लोग अपने वैध डॉक्यूमेंट्स को जो है वहां पर ये देंगे और उसी वैध डॉक्यूमेंट्स को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये पूरा प्रावधान इनर ले परमिट अर्थात नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं सारी चीजें। तो अलग अलग तरीके से अगर आप देखेंगे, आवेदन के साथ देने होंगे दस्तावेज। आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या मैरिज रजिस्ट्रेशन द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि इन दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। लाने का उद्देश्य क्या रहा है, इसका उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। CAA में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। शरणागत को जो तजय हित या नहीं अनुमान, शरणागत की रक्षा करना ये हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है। जो हमारे शरणागत आया हुआ है, हम उसको शरणागत की रक्षा करेंगे, ठीक है। और शरणागत में हालांकि इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि ये शरणागत में धार्मिक आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन चूंकि इन देशों में बहुसंख्यक लोग के उत्पीड़न का शिकार अल्पसंख्यक लोग हुए, इसलिए इसको ऐसा किया गया है। फिलहाल भारत क्या है, एक तरीके से विश्व बंधुत्व की भावना पर कार्य करता है, विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर रहता है, ठीक है। इसलिए ऐसे कानून के संबंध में आपको इसका समर्थन करना है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपको समर्थन करना है। CAA निश्चित रूप से लाया गया इंटरव्यू के लिए। अगर आपको बताना होगा तो इंटरव्यू के लिए, हालांकि हम लोग इंटरव्यू के उसमें भी चर्चा करेंगे, तो आप EPFO के अगर आप ढेर सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो इंटरव्यू के लिए जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से आप उत्तराखंड के भी ढेर सारे स्टूडेंट आप सभी इस समय क्लास से जुड़ चुके हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक व्यूज बनाना रहेगा, ठीक है। उसका हमें समर्थन करना है और सरकार को इसके सरकार द्वारा लागू किए गए इस कानून के फायदे को आपको बता देना होगा, इसके लाभ क्या है।
समस्याएं, आशंकाएं हैं। और आशंका कभी होती है जब कोई कानून इंप्लीमेंट होता है, कानून क्रियान्वित होता है, अभी उसके क्रियान्वयन के बाद आशंकाओं को देखा जा सकता है। आशंकाएं हैं, कमियां नहीं हैं। आशंकाओं को आप कह सकते हैं कि श्रीमान जी कुछ आशंकाएं हैं, लेकिन कानून को इंप्लीमेंट करते समय उन आशंकाओं पर ध्यान दिया जा रहा है, उसे दूर भी कर लिया जाएगा। तो ये चीजें आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका CAA, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका मिशन दिव्यास्त्र। मिशन दिव्यास्त्र भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मिशन दिव्यास्त्र। क्या है मिशन दिव्यास्त्र, आते हैं बताते हैं आपको। देखिए, कामयाब रहा भारत का मिशन दिव्यास्त्र। भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स तकनीक है, जो एक स्वदेशी तकनीक है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और एक स्वदेशी तकनीक है। सोमवार को भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत MIRV तकनीक से सुसज्जित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया मिशन दिव्यास्त्र के तहत। MIRV तकनीक से दुश्मन के कई ठिकानों को एक मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। और अब अग्नि 5 क्या हो गई है, भारत की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल हो गई है। कभी आपसे पूछा जाए भारत की सर्वाधिक अत्याधुनिक और विशिष्ट मिसाइल क्या है, तो वो दिव्यास्त्र है। वो दिव्यास्त्र जो देवताओं द्वारा हमारे तपस्वियों को दिया जाता था, राजा महाराजाओं को, जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी हुआ करते थे, जब पाते थे, और उसका उपयोग वह कोई लोक हित में करता था, कोई अपने हित में करता था, कोई राज्य के विस्तार में करता था, कोई जनता का संहार करने में करता था, अलग अलग करते थे। ठीक है, तो अग्नि 5 क्या है, मिशन दिव्यास्त्र के तहत अत्याधुनिक मिसाइल के रूप में जानी गई है। तो अग्नि 5 के जरिए परमाणु हथियारों को दुश्मन के कई चयनित ठिकानों पर सटीक तरीके से दागा जा सकता है। मतलब एक साथ, जैसे मान लिया हमने चीन के कई ठिकानों को हमने टारगेट बनाया है, और अगर कभी भी भविष्य में कोई युद्ध छिड़ता है तो हम एक साथ ही इस दिव्यास्त्र से अग्नि 5 के माध्यम से अग्नि 5 को लॉन्च करके हम क्या कर सकते हैं, अग्नि 5 के माध्यम से हम चीन हो गया, पाकिस्तान होगा, या कभी कोई ऐसा भविष्य में भगवान करे कोई ऐसी स्थिति ना आए, लेकिन अभी अगर दुश्मनों के लिए हमें ऐसी कोई स्थिति आती है, हमें चुनौती दी जाती है, हमारे खिलाफ ऐसी कोई साजिश होती है, तो हम एक साथ उनके कई ठिकानों को हम क्या कर सकते हैं, निशाना बना सकते हैं, जिसमें हम परमाणु बम भी गिरा सकते हैं। एक ही बार हम दागेंगे और कई ठिकानों पर क्या करेगी, वो मल्टी जो टारगेटेड है उस क्षेत्र में जाकर के क्या करेगी, उनको नेस्तनाबूद कर देगी। तो ये है इस अग्नि 5 की विशेषता नई तकनीक से। अभी तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये 5 देशों के पास ये तकनीक थी। अमेरिका के पास थी, ब्रिटेन के पास थी, फ्रांस के पास थी, चीन के पास थी और रूस के, 5 देशों के पास ये तकनीक पहले से थी। भारत अब 6ठा देश हो गया है। इस जो है मिसाइल तकनीक को अपनाने वाला भारत विश्व का 6ठा देश हो गया। 5 देशों के पास पहले से ये मिसाइल मौजूद रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि MIRV तकनीक वाली इस मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इस मिशन की परियोजना की निदेशक एक महिला वैज्ञानिक रही हैं और इस परियोजना में महिलाओं को महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। ठीक है, स्वदेशी आई देखिए क्या है, एवियोनिक्स सिस्टम क्या है। MIRV ऐसी तकनीक है जिसमें मिसाइल प्रणाली में कई परमाणु आयुध होते हैं जो एक बार में कई लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं या कई आयुधों से एक लक्ष्य को भेदा सकता है। इसकी खासियत होती है कि स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाले सेंसरों से लैस होता है। यह सुनिश्चित करता है कि री एंट्री व्हीकल सटीक लक्ष्यों पर पहुंचे। इसे भारत की बहुत बड़ी तकनीकी क्षमता का प्रतीक माना जा रहा है। तो भारत का मिशन दिव्यास्त्र अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी क्षमता का प्रतीक हुआ है। अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इसे देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। इस मिसाइल के जद में चीन के उत्तरी हिस्से के साथ साथ यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित लगभग पूरा एशिया शामिल हो गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की, 5000 किलोमीटर मारक क्षमता से युक्त हो गया है। पूरा यूरोप आ रहा है, अधिकांश यूरोप आ रहा है, पूरा एशिया आ रहा है, चीन का पूरा क्षेत्र आ रहा है और रूस के कुछ क्षेत्रों तक ये विस्तारित है। भारत पहले ही अग्नि 5 के कई परीक्षण कर चुका है, लेकिन पहली बार उसने MIRV तकनीक के साथ इसका सटीक परीक्षण किया है। तो ये अपने आप में क्या है,
एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि है मित्रों। तो दो महत्वपूर्ण न्यूज आपने देखा, CAA और मिशन दिव्यास्त्र। आज हम चर्चा करेंगे। आप अभी जो दिया गया है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया, ओपेनहाइमर को 7 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं। ऑस्कर पुरस्कार पर भी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं देवप्रयागम IAS DPIS यूट्यूब चैनल पर हैं आप, और DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से आप सभी जानकारियों को आप अपने तक प्राप्त करते हैं, और सभी जानकारियों को आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, अपने अन्य दृष्टिकोण से, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण है, और सारी चीज़ें बड़ी ही सटीक और त्वरित रूप में आप तक प्राप्त होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, DPIS यूट्यूब चैनल को आज और अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और वो भी करें। ठीक है, समझ ही रहे हैं। ये आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब चैनल है, सबसे बेहतरीन, और आपके अपने भविष्य के निर्माण के लिए, आपके अपने भविष्य के निर्माण के लिए जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपको यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है। इंटरव्यू का सबसे देश भर में सबसे सुव्यवस्थित आपको आपकी तैयारी यहाँ से करवाई जा रही है। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी आपकी सबसे बेहतरीन तैयारी यहाँ से कराई जा रही है। आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़ करके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। तो आइए और अभी आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, देवप्रयागम परिवार का आप सदस्य बनिए, और कहने में भी आपको अच्छा लगेगा, देवप्रयागम आपका परिवार ही क्या है, देवप्रयागम परिवार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पर हमें नहीं ध्यान देना है। हमने बताया उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा हमारा तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है। कोई राजनीतिक बातें हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धार के भोजन, ये आपके PCS में एग्जाम में एक बार पूछा गया है। धार के भोजशाला में सरस्वती माता का मंदिर है, और यहाँ पर हर बार आप देखते हैं यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम का विवाद यहाँ पर भी होता रहता है, क्योंकि वहाँ पर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, और बसंत पंचमी के दिन वहाँ पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसे धार्मिक स्थलों को किस तरीके से लगातार देश और भारतीय सुंदर भारतीय समाज को बांटने के भी प्रयास लोगों ने किए हैं, लेकिन नहीं, हमारा भारतीय समाज एकजुट है। हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, और कभी हम इसके उकसावे में नहीं आते हैं। हम सभी को मिल करके देश के विकास में एक साथ योगदान करना है। फिलहाल एक है धार के भोजशाला सरस्वती मंदिर, यही पूछा गया है कि भोजशाला सरस्वती मंदिर कहाँ पर है, तो ये है धार के भोजशाला में है। ठीक है, अब क्या निर्णय लिया गया है कि इसका ASI सर्वे कराया जाएगा। आते हैं, देखते हैं क्या है ये। सदियों पुराना है भोजशाला मंदिर। परमार वंश के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में धार में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक महाविद्यालय था। राजा भोज के शासनकाल में यहाँ मां सरस्वती वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो भोजशाला के पास खुदाई में मिली थी। 1880 में इसे लंदन पहुंचा दिया गया था। 1456 में महमूद खिलजी ने मौलाना कमालुद्दीन के मकबरे और दरगाह का निर्माण यहीं पर कराया था, ये ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे यहाँ आए मुस्लिम आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया, ऐसा करके और देश के समाज को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन हम तोड़ने नहीं देंगे, हम उसको जोड़ेंगे, फेविक्विक से जोड़ देंगे। भारतीय समाज सदैव अटूट बना रहेगा। तो ज्ञानवापी के तर्ज पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला सरस्वती मंदिर का सर्वे कराने के लिए निर्देशित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आदेश दिया है। ASI के 5 वरिष्ठ अधिकारी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके पता लगाएंगे क्या भोजशाला परिसर स्थित कमाल मौलाना मस्जिद को सरस्वती मंदिर में तोड़कर बनाया गया था। तो ये है, फिलहाल यहाँ पर आपको इतना ध्यान दीजिए, ये सरस्वती मंदिर कहाँ है। चलिए, राष्ट्रीय, क्योंकि ये समाचार पत्र जो आप दैनिक जागरण पढ़े, राष्ट्रीय संस्करण है। इस राष्ट्रीय संस्करण में सभी क्षेत्रीय संस्करण की न्यूज नहीं होती, इसमें केवल राष्ट्रीय संस्करण, सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जो होते हैं वो होते हैं। इसलिए आप इसको आधार बना करके आगे चलें। चलिए, विलय करें या गठबंधन करें, रहेंगे शून्य ही। चलिए, ये सब राजनीतिक हथकंडे, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। आगे चलते हैं। आजसी ने विधायकों की शिकायतें की, ये भी नहीं। आप विधायक IGI एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिर सर्वश्रेष्ठ का खिताब। देखिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से IGI एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिर सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपने देखा कि पिछली बार एक परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है।
ठीक है, देखिए आइए, देखिए क्या है, IGI एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत, एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है। ये पहली बार नहीं है जब IGI एयरपोर्ट को एशिया पैसिफिक में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। इससे पहले 5 बार इस एयरपोर्ट को काउंसिल इंटरनेशनल की ओर से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने अपने सर्वे में बताया कि 2023 में 40 मिलियन प्रतिवर्ष की क्षमता रखने वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में IGI एयरपोर्ट पर यात्रियों को दी जाने वाली सभी सेवाएं एशिया पैसिफिक में सबसे श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इसीलिए और संपूर्ण जो मानक हैं वैश्विक विमानन मानक का यह जो है प्रयोग करता है। इसीलिए ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने आप में क्या है, एक वैश्विक एयरपोर्ट के रूप में स्थापित है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस तरीके का ये पुरस्कार दिया गया है और इससे पहले भी ये पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ये पुरस्कार अमेरिका के अटलांटा में सितंबर में आयोजित समारोह के दौरान ACI की ओर से प्रदान किया जाएगा। तो अभी इसका चयन कर लिया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार इसको प्रदान किया गया। आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए नहीं, लेकिन प्रीलिम्स और इंटरव्यू के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसको देख लीजिएगा। चलिए, गैंगस्टर सब नहीं देखना है आपको, आगे आइए। आप PPP मॉडल से सड़कों पर फैलेगा तकनीक का जाल। ठीक है, ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, इसके माध्यम से सारे कार्य हैं, आप जानते ही हैं। आनंद विहार में बनेगा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रखरखाव केंद्र, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए हो सकता है। आनंद विहार में वंदे भारत जो ट्रेन है, जो भारत की अत्याधुनिक ट्रेन है, इसमें 6 से 7 महीने में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्लीपर कोच का अनावरण किया था। दिल्ली से भी अलग अलग शहरों के लिए यह ट्रेन चलेगी और इसकी तैयारी शुरू होगी। आनंद विहार में इसके रखरखाव की सुविधा विकसित की जाएगी। ये है, आइए। नमो ड्रोन दीदियों से PM ने की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ड्रोन दीदी योजना अभी बजट में शुरू की गई है। बजट 2023-24 में से लॉन्च किया गया था, इसे बताया गया था, और 2024-25 में इस योजना को नए बजट में इस योजना को आगे विस्तारित कर दिया गया है और इसके लिए बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, महिला सशक्तिकरण का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। महिलाओं को इंटरप्रेन्योरशिप की दिशा में, महिलाओं के लिए इंटरप्रेन्योरशिप लाने की दिशा में भी ये बहुत बड़ा प्रयास है। आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ आपके मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेंस में कहां पर आएगा, जब आप महिला सशक्तिकरण पर कोई भी चाहे निबंध लिखेंगे, चाहे महिला सशक्तिकरण जो भी आप देंगे, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी, ठीक है, ड्रोन दिया जा रहा है और ड्रोन पा करके क्या है, महिलाओं ने अपना एक बेहतरीन प्रदर्शन भी इस रूप में किया है। तो लखपति दीदी और नमो दीदी ये सब योजनाएं हैं और इनके माध्यम से महिलाओं ने अपने आप में क्या किया है, अपना आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया है। ये देखते हैं, बजट घोषणा के अनुरूप 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन, बैंक ऋण और पूंजीगत सहायता निधि के साथ ही प्रधानमंत्री ने, देखिए, प्रधानमंत्री ने महिला लाभार्थियों से बातचीत भी की है। स्वयं सहायता समूह SHG स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़ महिलाओं में से 1 करोड़ के लखपति दीदी बनने की जानकारी देते हुए ये बहुत बड़ा आंकड़ा किया गया है। तो 1 करोड़ महिलाएं क्या बनी, लखपति दीदी बन रही हैं, अर्थात महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि मोदी की संवेदनाएं और योजनाएं जमीनी जुड़े से लोगों से निकली हैं तो महिलाओं को इसका सबसे अधिक लाभ होगा और गांव-गांव में आज ऐसी सभी महिलाओं को अब ड्रोन उपलब्ध कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से वो क्या करेंगे, खेतों में, अब जो खेत किसानी है वहां पर उर्वरकों का छिड़काव कर सकती हैं, कीटनाशकों का कर सकती हैं। तो इस तरीके से एक इंटरप्रेन्योरशिप इनमें डेवलप होगी। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक बेहतरीन प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लाया गया एक प्रयास है। चलिए, लोकसभा चुनाव के मोर्चे पर आयोग ने लगाए 2100 से अधिक पर्यवेक्षक। चलिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है,
आयुक्तों के खाली पदों को भरने के बाद ही लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा। अभी 2 पद खाली हैं, इस दिशा में है। 2 महीने में दूसरी बार भारतीय तट के पास दिखा चीनी जासूस पोत। डिफेक व गलत सूचनाओं पर रोक के लिए चुनाव बाद लाया जाएगा कानून। डिफेक एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें सोशल मीडिया की। किसी के लिए हमारा भी जो है ये दुरुपयोग हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी का भी डिफेक वीडियो बनाया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड मामले कोर्ट का निर्णय, पारदर्शिता की जीत। अब आपने देखा एसबीआई को आज अपने सारे चुनावी बॉन्ड से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उसको सबको सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना है। तो एक तरीके से पारदर्शिता की दिशा में लाया गया ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में, माननीय सुप्रीम कोर्ट की पहल क्या है, विधायिका और कार्यपालिका इन दोनों को न्यायपालिका कैसे सामंजस्य स्थापित करती है, कैसे एक सीमा और दायरे से ऊपर नहीं जाने देती, अर्थात चेक एंड बैलेंस का जो रोल है ये चलता रहता है। इस दिशा में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये प्रयास निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रयास है। अब की बार कहां से होगा ये सब, चलिए ठीक है, सारी चीजें। 17वीं लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मेंस के लिए बहुत बढ़िया है। आपको मैं बता दूं दैनिक जागरण में ये बहुत अच्छा लाया गया है। 17वीं लोकसभा का मूल्यांकन है, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। 17वीं लोकसभा का मूल्यांकन है दैनिक जागरण समाचार पत्र में, इसको आप कटिंग कर लीजिएगा, ये आपके मेंस के एग्जाम में काम आएगा। और 17वीं लोकसभा के सफलता और असफलता या भारत में संसदीय लोकतंत्र की सफलता असफलता के संबंधी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर भी ये आपके काम आएंगे। 17वीं लोकसभा में सदन में खूब पूछे गए सवाल, जनहित में लाए गए कई सवाल। 274 सत्र आयोजित किए गए 17वीं लोकसभा में। इस दौरान 1354 घंटे चली कार्यवाही, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुफ्त की रेवड़ियां रोकने के लिए ना कोई कानून आया, ना कोर्ट का कोई आदेश आया। चलिए आगे। सब चुनावी हैं, अभी सब चुनावी हैं। पंजाब की 13 सीटें को ये सब है। इसमें अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर आपका है, ये आपके लिए है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा उसको देखते हैं। सीएए किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो सीएए निश्चित रूप से नागरिकता देने के लिए लाया गया, नागरिकता लेने के लिए लाया गया, लेकिन हमारे कभी कोई मुस्लिम भाई कोई भी कभी भी इसका विरोध इसलिए ना करें क्योंकि आपके लिए विरोध, आपके लिए आपके प्रतिकूल नहीं है। ये नागरिकता देने के लिए लाया गया है, नागरिकता लेने के लिए नहीं लाया गया है। ठीक है, इसी को ढेर सारे धर्मगुरुओं ने भी कहा है, मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने भी कहा है, खालिद रशीद फरंगी ने भी कहा है। ठीक है, तो कभी भी इसका विरोध आप इस रूप में ना किए, ना राजनीतिक दलों के बहकावे में आइए, क्योंकि राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक लाभों की पुष्टि के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए मैं भी इस मंच से ये कहने का प्रयास करता हूँ, DPIS के इस सोशल मीडिया मंच से कहने का कह रहा हूं कि ये कानून देश हित में है, राष्ट्र हित में है, मानवता के हित में है। इसका कोई भी भाई बंधु विरोध ना करे। CAA लागू होते ही शाहीन बाग जामिया में अर्धसैनिक बल तैनात। चलिए ये सब दोबारा स्थितियां ना आने पाए। व्यापार नीति में बड़ा बदलाव। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भारत की व्यापारिक रणनीति का व्यापार घाटे को घटाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होना एक शुभ संकेत है। विकसित और विकासशील देशों के बीच साझेदारी के माध्यम से आकार लेने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौते RTA आर्थिक वृद्धि की गति को बढ़ाने में बहुत उपयोगी होते हैं। ऐसे में भारत द्वारा किया गया यूरोपीय क्षेत्रों के साथ किया गया EFTA निश्चित रूप से इस दिशा में क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उसी के बारे में कहा गया, इसका बड़ा लाभ मिलेगा भारत को। तो ये आप संपादकीय है, आप इसको दे सकते हैं। समय पर न्याय मिलने की आस, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। सबसे महत्वपूर्ण जो आपका आ रहा है, चुनावों पर मंडरा रहा AI का खतरा, तो इस पर भी देखना है AI का किस तरीके से दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, नई शिक्षा नीति के विविध प्रावधानों से कई प्रकार की समस्याएं भी सामने आ रही हैं, लिहाजन समस्याओं को समझने और नवाचार के साथ उनका समाधान करने की भी आवश्यकता है। डॉक्टर गुंजन राजपूत की जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, और नई शिक्षा नीति के संबंध में इनका एक बेहतरीन लेख है, और ये लेख आपके केवल राष्ट्रीय संस्करण में ही है। इसको आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा लेख है इनका, ठीक है, नई शिक्षा नीति के संबंध में, तो इसको आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आइए, अब गेम चेंजर बन सकते हैं लखपति दीदी योजना।
SBI इकोरैप रिपोर्ट 5 वर्षों में 3 गुना बढ़ी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। स्वयं सहायता समूह आप जानते हैं SHG और लखपति दीदी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में, महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने में ये बहुत बड़ी इसकी उपलब्धि है लखपति योजना की, जो कि वर्तमान बजट में महिलाओं को ढेर सारी सहूलियतें इसमें दी जा रही है। 9.2 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं पूरे देश में 85 लाख SHG से, 4.6 गुना बढ़ी है शहरी क्षेत्रों की SHG से जुड़ी महिला सदस्यों की आय। तो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की लाभार्थियों की संख्या हो गई है। 15 अगस्त 2023 को हुई थी लखपति दीदी योजना की घोषणा की गई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 2023 को हुई थी लखपति दीदी योजना की घोषणा, ठीक है। तो इस दिशा में ये महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रयास है। अब आप देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप कर रहा अमेरिका, रूस, वाशिंगटन की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, ठीक है, क्योंकि मार्च में होने वाले चुनाव में पुतिन का जीतना लगभग तय है। और उसने आरोप लगाया है, रूसी विदेशी खुफिया सेवा ने सोमवार को अमेरिका पर राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश पर आरोप लगाया है। साथ ही साथ कहा है वाशिंगटन की ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली पर साइबर हमले की भी योजना है, ठीक है। तो ये चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में। गाजा में सैन्य कार्रवाई में 13,000 आतंकी मारे गए। नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में सैन्य कार्रवाई में लगभग 13,000 आतंकवादी मारे गए हैं। ऐसा केवल इस आंकड़े पर और भी अधिक हो सकता है। जो, ठीक है, जरदारी की बेटी आसिफा होंगी पाक की प्रथम महिला। जरदारी की बेटी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अपनी छोटी बेटी आसिफा भुट्टो को देश की प्रथम महिला बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह दर्जा आमतौर पर राष्ट्रपति की पत्नी को दिया जाता है, पर जरदारी की पत्नी पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 2007 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने फिर विवाह नहीं किया। राष्ट्रपति जरदारी ने अपने पहले कार्यकाल में देश की प्रथम महिला का दर्जा खाली रखा था। 68 वर्षीय जरदारी ने रविवार को देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उस समय उनकी 31 वर्षीय बेटी आसिफा भी मौजूद थी। उनकी सबसे बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट में आसिफा को टैग किया था। लिखा था कि राष्ट्रपति आसिफ जरदारी के साथ उनकी सभी अदालती सुनवाई में जेल से उनकी रिहाई के लिए लड़ने तक अब पाकिस्तान की प्रथम महिला के रूप में उनके साथ, और अंत में आसिफा का नाम जोड़ा। भुट्टो परिवार के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जरदारी के फैसले की पुष्टि करती दिख रही है। आसिफा के नाम पर का आधिकारिक ऐलान होने के बाद उन्हें पाकिस्तान की प्रथम महिला के रूप में सभी सुविधाएं और प्रोटोकॉल मिलने लगेंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है, ठीक है। चलिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है। शाहबाज सरकार में 19 मंत्रियों ने ली शपथ। भारतीयों समेत विदेशी देखभाल कर्मी परिजनों को नहीं ले जा सकती ब्रिटेन, ये एक न्यूज है। पीएम के अरुणाचल दौरे से भड़का चीन, विरोध जताया। चीन में और भी अधिक मजबूत हुई है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई देश का प्रधानमंत्री सीधे सीधे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट पहुंच करके, और वो भी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जानते हैं इस बार चीन अपना दावा करता रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन ने कूटनीतिक विरोध जताया। कहा कि भारत के इस तरह के कदम दोनों देशों की सीमा से जुड़े मामलों को जटिल बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बीते शनिवार को अरुणाचल प्रदेश गए थे और वहां पर उन्होंने चीनी सीमा के निकट 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सेलाक टनल को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये विश्व में बनी सबसे ऊंची टनल है। आपके प्रीलिम्स से प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ये विश्व में बनी सबसे ऊंची टनल है जिससे पूरे वर्ष आवागमन जारी रहेगा और सेना की वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC तक पहुंच बरकरार रखेगी। 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह टनल असम के तेजपुर जिले को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामोंग जिले से जोड़ती। यही पूछा जाएगा एग्जाम में, यही पूछा जाएगा। 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह टनल असम के तेजपुर जिले को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामोंग जिले से जोड़ती है। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताने वाली चीन ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि ये जिंगनांग चीन का क्षेत्र है, भारत वहां की स्थिति में बदलाव न करे, इससे सीमा का मसला और जटिल हो जाएगा, ठीक है। चीन अरुणाचल प्रदेश को जेंगनान बताता है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में होने वाले किसी भी बड़े कार्यक्रम और प्रमुख व्यक्ति के दौरे पर चीन परंपरागत रूप से अपना विरोध जताता रहा है, जबकि भारत हर बार चीन के इस दावे को खारिज कर देता है। तो ये कूटनीति इस तरीके से चल रही है। स्पेस एक्स, आप जानते हैं एलन मस्क,
एलन मस्क की कंपनी है और एलन मस्क स्वयं ऐसे उद्योगपति हैं जो अपना स्वयं का सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो उस स्पेस एक्स ने 6 घंटे के भीतर 46 सैटेलाइट लॉन्च किया है। 6 घंटे में एलन मस्क की कंपनी ने स्पेस एक्स ने 6 घंटे के भीतर 46 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज आपके प्रीलिम्स और इंटरव्यू दोनों के लिए है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब आते हैं, देखिए सरकार का खेल के संघों में दखल का कोई इरादा नहीं, महत्वपूर्ण न्यूज है। ठीक है, खेल मंत्री अनुराग जी की है। और गुजरात ने बिगाड़ा यूपी का खेल, बांग्लादेश के विरुद्ध समी की वापसी संभव। आईपीएल के शुरुआती 2 मैचों में सूर्य कुमार, ये रहा है। आते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूज पर, वो आपका है चलिए ये देखिए, साहित्य की वजह से मीठा बोलना सीखा अर्जुन मेघवाल। पहला भारतीय सैन्य दस्ता मालदीव से भारत लौटा। भारत और मालदीव के संबंध इस समय क्या है, भारत और मालदीव के मध्य संबंध जो है इसमें थोड़ा सा विवादित चल रहे हैं और इन संबंधों को मधुर बनाने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत क्या कर रहा है, अमेरिका के उसके साथ, मालदीव के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहा है और वहां पर तैनात अपने सैन्य अधिकारियों के दल को वापस बुलाया है, वहां पर नागरिक दल को भेज रहा है। ठीक है, तो ये चल रहा है लगातार मामला। आइए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके प्रीलिम्स के लिए और इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, दोनों के लिए। ओपेनहाइमर ने जीते सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार 2024 100% आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन और आपके मेंस, आपके प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा कि ऑस्कर 2024 के बारे में। तो ओपेनहाइमर फिल्म ने सबसे अधिक 7 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। आते हैं देखते हैं इसके बारे में कौन सा पुरस्कार का क्रम क्या रहा है। अगर आप देखें, अगर हम देखते हैं, देखिए पुरस्कार का क्रम, चलिए इसमें दिया हुआ है, उसमें अलग लिखने की जरूरत नहीं। क्रम क्या है, 96वां ऑस्कर पुरस्कार है। अगर आप देखें तो ये क्रम क्या है, 96वां ऑस्कर पुरस्कार है। क्रम क्या है, 96, 96वां ऑस्कर पुरस्कार है। ठीक है, ओपेनहाइमर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत कुल 7 श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। ठीक है, अब ओपेनहाइमर अचानक डॉल्बी थिएटर में कहां आयोजित किया गया, लॉस एंजल्स डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया। ठीक है, इस फिल्म के लिए किलियन मर्फी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे और क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक घोषित किया गया। इसके अलावा पुअर थिंग्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समेत 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले। ये इंपॉर्टेंट न्यूज रही है। इसमें सबसे जो चर्चित रही है वो रही है कि यूक्रेन के जंग पर आधारित 20 डेज इन मोरिपोल को मिला है ऑस्कर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि यूक्रेन के जंग पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम है 20 डेज इन मोरिपोल। इसमें रूस की बड़ी आलोचना की गई है, इसमें रूस की बड़ी आलोचना की गई है। ठीक है, क्योंकि रूस ने मोरिपोल पर जो अपना आक्रमण किया था उसमें ढेर सारे लोगों की हत्याएं हुई थी, नरसंहार हुआ था, उसी पर ही आधारित है। ठीक है, इसको भी ना, और इसी फिल्म ने भारतीय फिल्म को भी क्या किया है, बाहर कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा है 20 डेज इन मारिपोल फिल्म रूस यूक्रेन की जंग पर आधारित है। फिल्म निर्माता और फोटो वीडियो जर्नलिस्ट मास्टिस्लाव चेरनोव हैं इसके निर्देशक रहे। फिल्म में रूस की क्रूरता दिखाई गई है कि उसने किस तरह यूक्रेन के शहर मारिपोल में एक महीने में 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो ये रहा है झारखंड। देखिए भारत की तरफ से झारखंड के गांव पर आधारित रही टू किल ए टाइगर फिल्म, जो झारखंड के गांव पर आधारित फिल्म थी। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में 20 डेज इन मारिपोल से हार गई और टू किल ए टाइगर का निर्देशन दिल्ली में जन्मी निशा पाहुजा द्वारा किया गया था, लेकिन ये 20 डेज इन मारिपोल से हार कर बाहर हो गई। इसने नहीं, भारतीय किसी भी भारतीय फिल्म को इसमें कोई पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, ये रहा है क्लियर। इस तरीके से ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है ऑस्कर पुरस्कार। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही, ओपेनहाइमर रही। सबसे निर्देशक रहे क्रिस्टोफर नोलन रहे, ओपेनहाइमर के रहे हैं। सबसे अभिनेता रहे हैं
किलियन मर्फी रहे, वो भी ओपेनहाइमर के रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन रही हैं, पुअर थिंग्स की रही हैं। सबसे सहायक निर्माता रॉबर्ट डाउनी जूनियर रहे, ओपेनहाइमर के रहे हैं। सबसे सहायक अभिनेत्री रहे हैं डावायन जाय रैंडोल्फ, ये रहे हैं आप, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म रही है 20 डेज इन मारीपोल रही है, ये पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म द जोन ऑफ इंटरेस्ट रहा है। सर्वश्रेष्ठ मूलकथा वाली अनाटमी ऑफ ए फॉल जस्टिन ट्रिट रही है, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी रही है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, ये फिल्म रही है। तो ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है आपके लिए। तो मित्रों, इस तरीके से आपने देखा आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पर आधारित ये प्रोग्राम, जो इसमें हम समाचार पत्रों के संकलन के साथ आपके साथ सुबह सुबह जोड़ते हैं। ये कार्यक्रम आपका DPIS यूट्यूब चैनल के साथ है, इसलिए DPIS यूट्यूब चैनल आपका अपना सबसे भरोसेमंद है, इसको आप तत्काल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे समाचार पत्रों की न्यूज आपको सबसे पहले तत्काल मिलेगी। इसी के साथ आज की ये न्यूज पूरी होती है। इसमें हमने लगभग सभी समाचार पत्रों के सारांश को हमने इसमें लाने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ आप जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ, और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी के लिए आपके लिए क्या है, अचूक रणनीति का एक अंग है, और आपके 100 डेज स्ट्रेटजी का भी ये एक अंग है। तो आप जुड़े रहिए DPIS के साथ, देवप्रयागम के साथ।